योजना में सुधार की कवायद। इस मामले को लेकर सीएम धामी से मिले डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चूफाल। उत्तराखंड में आज फिर आए कोरोना के 7 नए मामले। प्रदेश में अब तक 167 एक्टिव केस, 48 मरीजों ने को दी मौत। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बयानबाजी पर बीजेपी के सफाई। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने कहा, हरक को प्यारे बच्चे की तरह डांटेगी भाजपा। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही का आलम। निर्माण कार्य और गुणवत्ता में कमी। जिला अधिकारी डॉक्टर आर कुमार ने अधिकारियों को सही काम करने की दी चेतावनी। काशीपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में कहा, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचेगी योजनाओं का लाभ। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान का, इस बार गांधी जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय चलाएगी व्यापक जन अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। डीडीहाट नगर विभिन्न योजनाओं, संपर्क मार्गों के निर्माण और डीडीहाट का सौंदर्यीकरण, सिराकोट मंदिर का रोपवे, नगर के अंदर अंतरिम मार्गों का सुधारीकरण, गतिमान परियोजना को लेकर देहरादून में डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चूफाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। शीघ्र बजट निर्गत किए जाने की भी मांग की और नगर पालिका अध्यक्ष कमला चूफाल ने पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज और शहरी बंशीधर भगत से भेंट कर उन्हें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर कुमार ने गुरुवार को स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से काम पूरा कराने के निर्देश भी दिए और स्मार्ट सिटी के कार्यों पर काफ़ी सुस्त गति से काम चल रहा है। इसको जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को समय से पूर्ण अधिकारियों को कार्य कराने और जनता को कोई समस्या ना हो, इसके निर्देश दिए। देखिए, ये सिटीज़ प्रोजेक्ट है, ये स्मार्ट सिटी से थोड़ा हटके प्रोजेक्ट है। इन स्ट्रेचेस को हमने इस पे लिया है जो कुछ तकनीकी कारणों से स्मार्ट सिटी में छूट गए थे, और कुछ ऐसे स्ट्रेचेस भी हैं जो स्मार्ट सिटी में भी टेकअप हम कर रहे हैं। स्मार्ट रोड वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ साथ इसको भी टेकअप कर रहे हैं। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो चाइल्ड सेंट्रिक और कंप्यूटर फ्रेंडली देहरादून को जो है उन्हें आगे ले जाना है। और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने मुख्यालय के प्रतिष्ठित होटल में विद्युत चुंबकीय विकिरण जागरूकता, साइबर धोखाधड़ी और पीएम वाणी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। संचार मंत्रालय के डीडीजी संजीव अग्रवाल ने बताया कि दूरसंचार भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन, सामाजिक नेटवर्किंग, दोस्तों और परिवारों को जोड़ने का काम कर रहा है। भारत सरकार की पहले कि पूरा देश बेहतर नेटवर्क सुविधा प्रदान की जाए, जिसके लिए टावरों की संख्या बढ़ाई जाए। समाज में टावर और 5G नेटवर्क को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य वैज्ञानिकों के शोध में पाया। जी, ये जो हम 3 पॉइंट लेके चल रहे हैं, रेडिएशन का आपने बताया, जो हम रेडिएशन के बारे में लोगों में ये गलतफहमी है कि इस रेडिएशन से बीमारियां हो रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको WHO ने हर बार इसको जो है चेक किया है, इसको प्रमाणित किया है कि जो रेडिएशन हमारा होता है मोबाइल टावर के द्वारा, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाता है, जो कि जिससे कि कोई खतरा नहीं है। और इसकी विभिन्न जांच जो हैं, जो टेस्टिंग्स हो रही हैं, इवन हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि इस रेडिएशन से कहीं कोई खतरा किसी भी जीवाणु को नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने MKPG कॉलेज देहरादून के छात्रावास में कलेक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में छात्रावास में शिफ्ट करने पर रोक लगाते हुए MKP संस्थान के वर्तमान सचिव जितेंद्र सिंह नेगी, पूर्व में रही प्राचार्य डॉक्टर किरण सूद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
देखिए, सोनिया बेनीवाल एमकेपी कॉलेज की एक एल्यूमनाई रही हैं, वहाँ की पूर्व छात्रा हैं। उनके द्वारा यह दूसरी जनहित याचिका है जो एमकेपी कॉलेज के संदर्भ के प्रकरण में दाखिल की गई है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि एमकेपी में जो अभी की मैनेजिंग कमेटी है, उसके जो तत्कालीन सचिव हैं, उनके बारे में पूर्व में जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी उसमें 45 लाख रुपए के गबन की एक बात सामने आई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के क्रम में जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट ने खुद एक इंक्वायरी करके ये पाया था कि कूट रचना हुई है, गंभीर त्रुटियां हुई हैं, प्रोसेस नहीं फॉलो हुए हैं, परंतु कोई ठोस कार्रवाई उस मुद्दे पर नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर अब क्या होता है कि एमकेपी पीजी कॉलेज जो है, वहाँ के जो महिला छात्रावास है वहाँ का, महादेवी कन्या पाठशाला का, उसको कलेक्ट्रेट को रेंट पे चढ़ाने की बात हो रही है। और एक गर्ल्स कॉलेज में जो है, जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ विमेन स्टूडेंट्स इतना इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पर अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स को लीज देने की बात हो रही है, जो पूरी तरीके से इनकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इसी मामले पर जनहित याचिका दाखिल की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज यह दिशा निर्देश जो है माननीय प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को दिए हैं कि वह इंश्योर करें कि एमकेपी के किसी भी संस्थान का गैर शैक्षणिक कार्य में उपयोग ना किया जा सके। और जितेंद्र सिंह नेगी तत्कालीन सचिव और डॉक्टर किरण सूद तत्कालीन प्राचार्य से लेकर ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, सबसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा पंजीकरण के नाम पर भारी शुल्क वसूल किए जाने के खिलाफ आरएलई के संस्था देहरादून द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सहित राज्य और केंद्र सरकारों से 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई। पिटिशनर ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिस्पोंडेंट बनाते हुए चैलेंज किया है कि जो एडवोकेट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 से लेकर 40,000 रुपये तक फीस ली जा रही है, वो गलत है। एज पर एडवोकेट्स एक्ट केवल 750 रुपये प्रेस्क्राइब फीस है और उसी 750 रुपये को देके एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फॉर्म फीस और स्क्रूटनी फीस, कई तरह की फ़ीस लगा के 20,000 से लेकर 40,000 तक कई कैटेगरी में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड फ़ीस ले रही है, जो कि एक आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज है और ना तो ये एडवोकेट एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने जो रूल्स बनाए हैं इसके लिए, वो भी इलीगल हैं, ऐसा कोर्ट के सामने हमने चैलेंज किया है। तो पहले भी कोर्ट ने इनको टाइम दिया था 3 हफ्ते का, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज कोर्ट ने दोबारा इनको 3 हफ्ते का टाइम दिया है और उसके बाद मैटर सुनवाई के लिए लगाया गया है। और कर्मकार कल्याण बोर्ड में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश सरकार ने कर्मकार कल्याण बोर्ड का नए सिरे से पुनर्गठन करते हुए हरबंश सिंह चुग को बोर्ड के अध्यक्ष और पीसीएस डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वह इस पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो किसको किस पद पर नियुक्त करते हैं और उसी विशेष अधिकार में ही कर्मकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय लिया जाता है बड़ी सोच समझ के साथ दिया जाता है। इन फैसलों से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इस तरह का कोई विषय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय लिया जाता है बड़े सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है। जो निर्णय लिया गया है निश्चित रूप से बहुत सोच समझ कर लिया गया है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो किसको किस बोर्ड में और किस पद पर किसकी नियुक्ति करते हैं, इसलिए उनके विशेष अधिकार क्षेत्र में उसका गठन कर दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए खबर उत्तराखंड में हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर
9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहाँ से मुझे कुछ दवाइयाँ प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। इतनी हमारी आशास हैं जिनको हमने अभी टैबलेट्स दिए हैं, इनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर टिहरी से, जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट के साथ चंबा थाने की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की भी की। बता दें कि प्रशासन ने चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौपड़ियाली में स्थित अतिक्रमण को हटाते समय नोकझोंक हुई। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि सरकार दबंगई पर उतारू हो चुकी है और जेसीबी चलाकर रोजगार छीनने का काम कर रही है। काम करने का अवसर देती, उनकी देखा देखी बाकी लोग भी स्वरोजगार से जुड़ते। सरकार ऐसा करने के बजाय ऐसे गरीब नौजवानों को उनके पेट पर लात मारने का काम कर रही है। आज जब मैं ऋषिकेश से नई टिहरी आ रहा था तो चंबा से 8 किलोमीटर नीचे चोपड़ियाली में एक चोपड़ियाली के विजेंद्र सिंह जो विकलांग भी है, उसका खोका जो है पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ एसडीएम की देखरेख में तोड़ा गया। बीआरओ के कहने पर वो कहते हैं कि साहब सड़क सुरक्षा सप्ताह में तय हुआ था कि अतिक्रमण हटाए जाएंगे। तो बीआरओ जो इस सड़क का निर्माण कर रहा है, उसने जो गांव के रास्ते तोड़े उसके प्रति जिला प्रशासन जवाबदेह नहीं दिखता है। जो वहां पर हमारी नहरें टूटी, पेयजल लाइनें टूटी, हम मांग कर रहे हैं कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो, वो नहीं करवा रहे हैं। लेकिन लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। गुरुवार को देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने प्रेस वार्ता करते हुए बीती 28 सितंबर को हुई हत्या और लूट का खुलासा करते हुए कहा कि 28 तारीख को जो घटना हुई उसमें मृतक यूनुस को पेट्रोल पंप से आते वक्त 2 लोग साहिर और सागर ने मृतक को रोककर लूटने की कोशिश की, जिसका यूनुस के द्वारा विरोध करा गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उन दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जो विकास के पीछे की वजह बेसिकली क्योंकि वो 302 में वांटेड था, वो फरार चल रहा था, तो उसके पास पैसे खत्म हो गए थे इन लोगों के पास, तो इनको मूवमेंट करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, जिसके के लिए इन्होंने इस तरीके का प्लान बनाया और पेट्रोल पंप से निकलते हुए व्यक्ति पर फिर इन्होंने उसको लूट करने की नीयत से हमला किया। लेकिन रिटेलिएशन जब उसके द्वारा किया गया तो ये मर्डर कारित हुआ है। और बेरीनाग बाजार क्षेत्र में सड़कों में हो रहे हॉट मिक्स पर गंगोली हाट पूर्व विधायक नारायण आर्या ने सवाल खड़े करते हुए घटिया हॉट मिक्स करने का आरोप लगाया और नाराजगी जाहिर की। एनएच के अधिशासी अभियंता को फोन कर फटकार लगाई और घटिया हॉट मिक्स करने का पर गुस्सा भी जाहिर किया। वह एनएच के अपर अभियंता को मौके पर बुलाकर घटिया हॉट मिक्स दिखाया और मानकों के तहत हॉट मिक्स करने के आदेश दिए। हॉट मिक्स से पहले नालियों का निर्माण करने को कहा गया। खबर मसूरी से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और शहर के मार्गों को सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मसूरी में बरसात के कारण अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिन पर अक्सर जानमाल का खतरा बना रहता है। बरसात समाप्त होने के बाद जल्द ही शहर के मार्गों को ठीक करने का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इन सड़कों में जो बरसात के बाद जो मेंटेनेंस की जानी है या पैच किए जाने उनके संबंध में माननीय अध्यक्ष जी के साथ बात विस्तृत वार्ता हुई है। यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत मसूरी की सारी सड़कों का लगभग उनके द्वारा पानी की लाइन डाली जानी, जिससे सड़क पूरी खोदी जा रही है। तो वर्तमान में हम सिर्फ उनकी सड़कों को पैच के द्वारा मरम्मत करेंगे और जहाँ पर टाइल्स की आवश्यकता होगी वहाँ टाइल्स के लिए करेंगे। और उसके अलावा जो सड़कें माननीय अध्यक्ष जी ने बताई कि जो मसूरी शहर की पर्यटक शहर होने की वजह से जैसे कैमल रोड है, ये रोड है, खराब हो गई हैं, उसको राज्य योजना में उनका एस्टिमेट बना करके भेजें। बरसात के कारण काफ़ी मसूरी की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, कई जगह स्लिप आ गए थे, कई बहुत सारी हमारी नालियाँ कलवर्ट बंद थी। और इसी क्रम में हमने उन्हें निर्देशित किया है कि भालूगंज में जो जेपी होटल से लेके सिंजॉयस तक जो सड़क है वो टूट चुकी है, उसका दोबारा से पुनर्निर्माण किया जाए। कैमल पे एक रोड हमारी पूरी टूट चुकी है, उसका पुनर्निर्माण। हरनाम सिंह रोड, मोतीलाल नेहरू रोड और जितनी भी शहर में नालियां हैं सब बंद हो चुकी है, बरसात में उनको खोलने का कार्य करें। और साथ ही इन्हें निर्देशित किया गया है कि झाड़ियाँ पूरी चूने खाला रोड, बालूगंज रोड में सब जगह झाड़ियाँ और नालियाँ बंद हैं, तो इसको कटान के लेकर भी इन्हें निर्देशित किया गया। विकासनगर अंतर्गत लांघा बाईपास मार्ग पर स्थित शीतला नदी पर पुल निर्माण की मांग आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद पूरी हो गई। इसके चलते अब इस मार्ग पर शीतला नदी पर पुल निर्माण का काम गति पकड़ने लगा है, जिससे न केवल स्थानीय दर्जनों गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि यहां से होकर गुजरने वाले राहगीरों को भी दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कि बरसात के मौसम में शीतला नदी में आए तेज पानी के बहाव और नदी पर बने रपटे के क्षतिग्रस्त होने से कई लोगों को दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ा है, जिसको लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में यहाँ पर पुल निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। कितना ये पुल जो है लगभग 8 करोड़ 85 लाख की लागत से बनने वाला है और ये 180 मीटर लंबा है और इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है 1 साल का है। तो 1 साल के अंदर इस पर जो है ट्रैफिक खुल जाएगा। तो कितनी सहूलियत लोगों को होने वाली है इस पुल के बनने से? पहले काफ़ी दिक्कतें थी लोगों को, अब आप अभी भी देख सकते हैं जिस तरीके से पानी चल रहा है इस पर। ट्रैफिक में तो बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ ऊपर के बहुत सारे गाँव हैं जो ये मेन जो है रोड होता है इसको कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो ये ब्रिज जो है इन सब मामलों को लेकर के बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। शीतला नदी पर जो पुल बन रहा है, यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जो जिनका आवागमन यहीं से होता था। बरसात के समय तो इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, कई बार 2 से 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद इस जैसे ही पानी कम होता था उसके बाद यहाँ से निकलना होता था। जौनसार बावर एक केंद्र बिंदु है, उसका भी जैसे देहरादून आना जाना, मंडी से आना जाना, सबका यहीं से आना जाना होता था। लेकिन इतनी बड़ी समस्या बरसात के समय बन जाती थी। कई बार तो बहुत सारी गाड़ियाँ, कारें, बाइकें इस पानी के बहाव में बह जाती थी। हाँ, कई ये पुल बन रहा है जो आस पड़ोस के 2 दर्जन से अधिक गाँव जहाँ के ग्रामीण लोग हैं, ये इनका एक लिंक मारता और यहाँ से आने जाने के लिए अब इतनी ज़्यादा सुविधा होगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पहले रहते झुग्गी बत्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकाने में रहते हैं लेंटर। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर खटीमा से, जहां झनकैया थाना अध्यक्ष दिनेश पड़त्याल के नेतृत्व में एसएसबी के संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान मेलाघाट भारत नेपाल सीमा के पास एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी के बाद 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की गई है। यह चरस नेपाल से भारत महंगे दामों पर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी और अभियुक्त मोहम्मद जुनैद जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये हमारे डीआईजी महोदय के अनुसार आजकल एक अभियान चल रहा है क्रैक डाउन नशे के खिलाफ, और जिले में तो पूर्व से ही एसएसपी साहब के निर्देशानुसार अभियान चल रहे हैं, नशे के खिलाफ चल रहे हैं। तो उसमें जो है कल पुलिस पार्टी जो है एसएसबी के साथ मिलकर बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी, तो गश्त के दौरान जो है एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, तो इसको रोका तो जो है उसके बाद चरस मिली और जिससे 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाजपुर के ग्राम केशोवाला में 2 युवकों ने गुरुद्वारा साहिब में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने जल्द घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बाजपुर में चोरों के हौसले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, जिन्हें पुलिस का डर नहीं है। इतना ही नहीं, अब चोर धार्मिक स्थलों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। क्षेत्र में चोरों की दहशत वाला मोड़ पर स्थित गुरुद्वारे में चोरी की घटना प्रकाश में आई है और इसमें मेरे पास तहरीर प्राप्त हो गई है। मुकदमा लिखकर हम लोगों ने इसमें जांच भी शुरू कर दी है और अभी वर्तमान में इसमें फिलहाल एक व्यक्ति को हमने हिरासत में लिया है। ये जी 2 लड़के आए तो इन्होंने वो लंगर हाल की गुल्लक उठाई वहाँ से और ये गुल्लक उठा के तोड़ के वहाँ से ले गए। तो वो हमने तहरीर दिया, कोतवाल साहब तो थे नहीं, सीओ साहब को तहरीर दिया, इनकी जानकारी में डाला है। तो ये कह रहे हैं भी हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी गांव-गांव में डेरा डालना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत गांधी जयंती से की जा रही। जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से महात्मा गांधी के विचारों को जनता के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें कांग्रेस के प्रति प्रेरित किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी ने भी गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। जो अधिकार है वो राज्यों की सरकार बदलती है और विकास निरंतर चलता है। तो सरकारें जब बदलती हैं तो अगली सरकार जो आती है उसका काम होता है जहां पर विकास रुका है वहां से विकास को आगे बढ़ाना। लेकिन विपक्ष भी आवाज नहीं उठाता है। नहीं, क्यों नहीं, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। बिहार में तो कभी उन सड़कों की किसी ने सुध नहीं अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में भी वही स्थिति है। जब कोई सुनने को तैयार नहीं है तो कोई कितना भी आवाज लगा ले। उपनल और मनरेगा की कितनी सुन ली, 108 कर्मचारियों की कितनी सुन ली, शिक्षकों की, कर्मचारियों की कितनी सुन ली। इस सरकार को प्रचंड बहुमत देकर जनता ने ऐसा अंधा गूंगा बहरा बना दिया कि वो कुंभकर्ण की नींद में सो गए। वो सत्ता के अहंकार में इतना मदमस्त हो गए कि उनको लगा कि 57 का बहुमत है, सरकार ने कहीं जाना नहीं। हाँ, कांग्रेस के द्वारा अभी जो हमारे माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक सोच जागृत की है कि वो हर उत्तराखंड में 670 न्याय पंचायत में, हर न्याय पंचायत में एक गांव में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। रुद्रप्रयाग में 13 न्याय पंचायतों में हर न्याय पंचायत में कार्यक्रम किए जाएंगे, एक गांव में। तो उसमें सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। उस गांव में रात्रि 1 तारीख को कार्यकर्ता रुकेंगे और 2 तारीख को भी रुकेंगे। रात को लोगों के साथ बैठ के चौपाल लगाएंगे, भजन कीर्तन होगा, महिलाओं के द्वारा गांधी के विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके घर पे झंडे लगाए जाएंगे। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।